मैं मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल स्टेट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है एमडीसी का, कौन सा, जो एमडीसी फिफ्थ सेमेस्टर का जो आपके सामने पेपर होगा, इकोनॉमी पॉलिटी एंड रिलीजन का, कौन सा, इकोनॉमी पॉलिटी एंड रिलीजन का जो एंथ्रोपोलॉजी का जो पेपर होगा उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे आपको करवाने वाला हूं। ये एक प्रकार की मास्टर क्लास रहने वाली है। कौन सी क्लास होने वाली है? मास्टर क्लास होने वाली है, जिसके अंदर आपके सामने यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी का रिवीजन देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। भाई 30,000 सब्सक्राइबर है, उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं, अपने को 1,000 सब्सक्राइबर की और ज्यादा जरूरत है। तो आप सब्सक्राइब कर दोगे तो बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। भाई करो भाई चैनल को सब्सक्राइब। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो जरूर से जाकर आपके सामने क्या कर देना, आपको खरीद लेना है। और ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करोगे, वहां पर फ्री में मिल जाएगी, जाकर जरूर से पढ़ सकते हो। भाई चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, जहां पे आर्थिक प्रणाली और मुद्रा से संबंधित, इकोनॉमिक सिस्टम एंड मनी से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है इसका, सरल एवं जटिल समाज की आर्थिक गतिविधियों की मानव शास्त्री की विवेचना कीजिए। क्या करना है? सरल व जटिल समाज की आर्थिक गतिविधियां होती है ना, उससे संबंधित जो मानव शास्त्रीय विवेचना के बारे में आपको बताना है। आर्थिक मानव शास्त्र, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, विभिन्न मानव समाज से लोगों द्वारा अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाने वाले उत्पादन, वितरण और उपभोगों के तरीके का तुलनात्मक अध्ययन है। देखो, इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी किसकी बात करता है? एंथ्रोपोलॉजी मानव समाज, जो काफी विद्यार्थी नए हैं भाई, जिनको इस विषय के बारे में नहीं पता उसको बता देता हूं। एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र है। मानव शास्त्र मतलब मनुष्य के द्वारा की जाने वाले अनेक प्रकार की गतिविधियों का जिस विषय में अध्ययन किया जाता है उसी को मानव शास्त्र के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? जैसे कि भाई अलग अलग समाज के लोग कैसी भाषा बोलते हैं, कैसी उनकी संस्कृति है, कैसे उनका रहन सहन है ना, किस प्रकार की वो गतिविधियां करते हैं। और ये जो आपका विषय है इसमें अपन आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि मनुष्य के द्वारा आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार की होती हैं। और आर्थिक गतिविधियों में क्या होगा कि मानव समाज में जो लोग होते हैं उनकी अपनी जो भौतिक आवश्यकताएं होती हैं, मतलब कोई भी मनुष्य की अपने जीवन के अंदर जो अनेक प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करने के लिए, जैसे भाई आज के समय अपन देखो, आप देखो कि अपने जो युद्ध हो रहा है ईरान और जो आपके सामने अमेरिका के इजराइल के बीच में, इसके वजह से क्या हो रखा है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ना, हॉर्मुज के जल की खाड़ी है, उसको उन्होंने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। इसीलिए वहां के जो देश है ना, मिडिल ईस्ट के देश है, वहां से क्या है, जो तेल और जो नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर की जो आपूर्ति हुआ करती थी वो रुक गई है। इसी कारण क्या है, पूरी दुनिया के अंदर जो क्रूड ऑयल है उसके दाम बढ़ गए। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ गए और इस वजह से पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी तक आ सकती है। क्या आ सकती है? आर्थिक मंदी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल पे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। हर चीज की महंगाई बढ़ेगी तो आर्थिक तंगी आ सकती है। समझ में आ गया? तो यही बात है कि मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो कहां से चीजों को उत्पादित करता है। जैसे अब पेट्रोल डीजल वहां से आता था, अब ईरान और जो यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ ना, तो यूक्रेन है ना, वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा वो किसका, गेहूं वगैरह का उत्पादन करता था। अब वो रुक गए उसकी वजह से, तो पूरी दुनिया के अंदर खाद्य संकट आ गया था। तो यही है कि समाज में कहां कहां चीजों को उत्पादित किया जाता है, उनका वितरण कहां पे किया जाता है, अलग अलग जगह पे उनका कहां पर वितरण किया जाता है और उनका उपभोग कैसे किया जाता है, इन सब चीजों का अपन जो तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं, सभी चीजों को तुलनात्मक ढंग से पढ़ते हैं। उसी चीज को आर्थिक मानव शास्त्र के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आर्थिक मानव शास्त्र के नाम से जाना जाता है। समाज की जटिलताओं के आधार पे उनकी आर्थिक गतिविधियां भी भिन्न होती हैं। जैसा समाज होता है ना, उसी के आधार पे उनकी जो आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं, क्या किया जाता है, उनके द्वारा जो आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं वो भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। हर समाज में आपके सामने पैसे कमाने के तरीके अलग अलग होते हैं। सरल समाजों की आर्थिक गतिविधियां, जो सरल समाज होते हैं उनमें किस प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां की जाती हैं। सरल या पारंपरिक समाज में, जैसे शिकारी संग्राहक या जनजातीय समाज की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्वाह पर आधारित होती है। सरल समाज कैसे समाज होते हैं? जिनमें भाई ज्यादा औद्योगिक प्रगति नहीं देखने को मिली।
है ना। ऐसे लोग जो ज्यादातर जंगलों में रहते हैं, जिनका जीवन आपके सामने पूरा का पूरा जीवन जंगलों पर निर्भर करता है, उनको सरल समाज के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। उन समाजों की पूरी आपके सामने आर्थिक गतिविधियां किस पर टिकी रहती हैं? शिकार पर। किसके ऊपर टिकी रहती है भाई? शिकार पर टिकी रहती है। किस चीज पर? शिकार पर टिकी रहती है। समझ में आ गया। और उनका बस जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, उनका जीवन में यही है कि पहले अगर आपका पेट भर गया तो आप जीवन में खुश हो, स्वस्थ हो। तो वो निर्वाह है, मतलब अपना सामान्य जीवन जीने पर ज्यादा जोर देते हैं, उनको और ज्यादा चीजों से कोई इतना मतलब नहीं रहता है। समझ में आ गया। उनके जीवन निर्वाह पे ज्यादा निर्भर करता है। चलिए अगले वाला पॉइंट है उत्पादन के उद्देश्य। उत्पादन केवल अपनी और अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, न कि मुनाफा कमाने के लिए। ये जो सरल समाज है ना, जो सरल समाज है, जो लोग जंगलों में जनजातीय जीवन जीते हैं, ये कोई भी चीज को अगर उत्पादन करते हैं ना, तो अपने घर की जो जरूरतें होती हैं, सीधी बात है, इनका लक्ष्य यही होता है कि अपने परिवार का पेट पूजा पूरी हो जाए। बस इनको इतना ही मतलब रहता है अपने जीवन में। समझ में आ गया। इनको मुनाफा कमाने से मतलब नहीं है। जैसे कि ये जाएंगे एक अपने जो जंगल होते हैं वहां पर जाएंगे, शिकार करेंगे। अब उस शिकार को बाजार में बेचेंगे थोड़ी उस मांस को, नहीं, अपने घर की पूर्ति करने के लिए। कृषि करेंगे तो अपने खाने के लिए। बस उनको मुनाफा कमाने से इतना ज्यादा मतलब नहीं रहता है। श्रम विभाजन। श्रम का विभाजन बहुत सरल होता है, जो मुख्य रूप से उम्र व लिंग के आधार पर रहता है। हर चीज का, हर व्यक्ति है, उसके जीवन में कौन व्यक्ति क्या काम करेगा, इसका जो श्रम विभाजन है क्या है, इसका श्रम विभाजन है वो बहुत ही ज्यादा सरल होता है। हर व्यक्ति को पता है कि उसे क्या काम करना है, और वो किस आधार पे बटा हुआ होता है? उम्र के आधार पे। समझ में आ गया। कौन सी उम्र का व्यक्ति क्या कार्य करेगा, कौन से स्त्री है तो उसका फिक्स काम है, पुरुष का फिक्स काम है, बच्चों का अपना अपना काम रहता है। हर उम्र के हिसाब से काम किया जाता है। समझ में आ गया। स्त्री घर का काम करेंगे, पुरुष बाहर शिकार के लिए जाएंगे, बच्चे वो उनका सहयोग करेंगे। बस इस प्रकार का ही काम होता है। विनिमय प्रणाली। व्यापार मुख्य रूप से वस्तु विनिमय, बार्टर सिस्टम या उपहार विनिमय पर डिपेंडेंट रहता है। मतलब इन्हें ऐसे मतलब होता है कि जैसे आपके सामने भाई किसी ने चावल उगा लिया तो किसी ने गेहूं उगा लिया, तो अगर आपके सामने ए ने गेहूं उगाया है, बी ने चावल उगाया, तो ये क्या कर लेंगे भाई, अगर बी को गेहूं की जरूरत है तो वो दे देगा, और अगर ए को चावल की जरूरत है तो वो दे देगा। मतलब आपस में चीजों का लेन देन पे निर्भर करते हैं, पैसे के आधार पर चीजें नहीं खरीदते। अपन तो क्या करते हैं, बाजार में जाते हैं, 2 बोरी गेहूं की लेकर आ जाते हैं। ये ऐसे नहीं करेंगे। ये अगर 2 बोरी गेहूं लेकर आएंगे तो 2 बोरी चावल भी देंगे सामने वाले को, है ना। इसको बार्टर सिस्टम बोला जाता है। और संपत्ति पर सामूहिक अधिकार होता है। संपत्ति पर पूरा समाज का अधिकार होता है, कोई एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है। जटिल समाजों की आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। जटिल व आधुनिक औद्योगिक समाज की अर्थव्यवस्था बाजार, मार्केट व अधिशेष सरप्लस उत्पादन पे टिकी रहती है। अगर जो आज के समाज की बात करें, जो आधुनिक समाज है, इसमें जो अर्थव्यवस्था है, इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो किस पे टिकी रहती है भाई? बाजार और अधिशेष पर टिकी रहती है। किस पर? जो बाजार और आपके सामने की बाजार किस प्रकार से चल रहा है, और ज्यादा से ज्यादा चीजों का उत्पादन कैसे किया जा सके। क्यों? ज्यादा से ज्यादा चीजों को अगर उत्पादित करेंगे तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे तो ही उनको मुनाफा होगा। आज का समाज इसी चीज पर निर्भर करता है कि बाजार में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके, भाई ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जा सके। अपन खेत में पैसे कमाते हैं, अपन वाले समाज होते हैं ना, अपने समाज, ये जटिल समाजों में आते हैं। अपन भाई आप मेहनत कर रहे हो, क्यों? सरकारी नौकरी लक्ष्य को, ताकि जीवन में अच्छी जीवन जी सको, है ना। आप बिजनेस करोगे तो सोचोगे अपनी कंपनी से ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट निकाल सकूं, कृषि करोगे तो सोचोगे ज्यादा से ज्यादा अनाज कमा सकूं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकूं। उत्पादन का उद्देश्य। उत्पादन का मुख्य लक्ष्य है अधिकतम लाभ, प्रॉफिट कमाना और पूंजी का संचय होता है। क्या होता है, जो यहाँ पर जो लोग काम करते हैं ना, इनका मुख्य लक्ष्य यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जाए। क्या किया जाए? ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जाए और पूंजी को संचय किया जाए। क्या किया जाए? जो धन संपत्ति है उसको क्या किया जाए? पूंजी को बचाकर रखा जाए। श्रम विभाजन। यह श्रम विभाजन अत्यधिक जटिल और विशेषज्ञता स्पेशलाइज्ड होता है। यहाँ पर एक काम को कई विशेषज्ञों में बांट दिया जाता है। हर व्यक्ति है ना भाई आपके सामने, जो श्रम का जो विभाजन होता है, हर व्यक्ति है वो काम, हर व्यक्ति अपने हिसाब से कम काम करने में स्पेशलाइज्ड होता है। जैसे आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई आर्मी में जाएगा, है ना। आप उस फील्ड के विशेषज्ञ होंगे। हर व्यक्ति ना जर्नलाइज काम नहीं करता है, हर व्यक्ति सारे काम नहीं कर लेता जैसे सरल समाजों में होता है। हर व्यक्ति एक काम करने पर विशेषज्ञ होता है, और अलग अलग काम को अलग अलग विशेषज्ञों में बांट दिया जाता है। जैसे एक हॉस्पिटल में जाते हो, वहां पे दांतों का डॉक्टर अलग होगा,
होगा ना। अगर आपके सामने अगर आपका हार्ट की डिजीज है उसका अलग होगा, आंखों का डॉक्टर अलग होगा, होता है। टीचर अगर आप स्कूल में जाओगे तो वहां पर मैथ के अलग टीचर है, साइंस के अलग है ना, कॉमर्स के अलग है, सबके अलग अलग टीचर देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसी हिसाब से हर एक फील्ड का एक एक व्यक्ति विशेषज्ञ होता है। विनिमय प्रणाली, लेन देन की मान्यकृत मुद्रा मनी का उपयोग किया जाता है। कीमत बाजार की मांग और आपूर्ति की ताकत द्वारा तय होती है। क्या होता है आपके सामने, लेन देन है ना वो मनी पर डिपेंड करता है। किस चीज पर डिपेंड करता है, जो लेन देन है ना वो पैसे पर निर्भर करता है। कीमतें बाजार की मांग और आपूर्ति वाले नियमों पर निर्भर करती हैं। कीमतें किस चीज पर निर्भर करती हैं, जितना डिमांड होगी उतना ज्यादा सप्लाई की जाएगी, उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। जैसे भाई इस समय आपके सामने अगर किसी व्यक्ति के पास अगर मान लो सिलेंडर का गोदाम है ना, तो वो ज्यादा पैसा कमाएगा भाई आपके सामने। या समझ लो ऐसे, ये तो चलो गलत उदाहरण है, तो इलीगल हो गया। प्याज के दाम बढ़ गए और आपके पास ज्यादा से प्याज के दाम 100 रुपए किलो हो गए और आपने गोदाम में स्टोर करके रखे थे और तब आपने बेचा तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया। तो यही है डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट काम करता है। सरल समाजों की अर्थव्यवस्था सामूहिक और नातेदारी के संबंधों में गहराई में उलझी हुई होती है। सरल समाज का जो रिश्ते होते हैं वो समाज को पूर्ति करने के लिए और रिश्तेदारी पर ज्यादा निर्भर करते हैं, जबकि जटिल समाज में अर्थव्यवस्था सामाजिक संबंधों से अलग एक स्वतंत्र और औपचारिक संस्था बन जाती है। जबकि जो जटिल समाज होते हैं ना वहां पे जो अर्थव्यवस्था होती है वो सामाजिक संबंधों से ज्यादा आपके सामने एक स्वतंत्र और औपचारिक संबंधों पर ज्यादा निर्भर करती है। समझ में आ गया। मतलब ज्यादातर लोग पैसे कमाने पर डिपेंड करते हैं। चलिए यूनिट नंबर 3 है जहां पे राजनीतिक शक्ति व सामाजिक नियंत्रण से संबंधित प्रश्न है। राजनीतिक शक्ति बल वैधता की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक मानवशास्त्र पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में किसी समाज के प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए जाने वाले तंत्र का अध्ययन किया जाता है। किसमें, राजनीतिक जो मानवशास्त्र होता है पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में किसी समाज के प्रशासन, कोई भी समाज होता है उसमें कैसा प्रशासन होगा, कैसे कानून व्यवस्था होगी, उसको बनाए जाने वाले तंत्र मतलब उसका जो तंत्र होता है उसका अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, उस सामाजिक तंत्र का पूरा अध्ययन किया जाता है। राजनीति शक्ति बल और वैधता किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के सबसे मूलभूत स्तंभ है। कौन से, राजनीति शक्ति बल और जो वैधता होती है वो कोई भी समाज है ना उसमें राजनीति होनी बहुत ज्यादा लोग है। क्यों, राजनीति होगी तो लोगों को आपके सामने क्या है, लोगों का लीडरशिप आएगी, है ना। शक्ति, राजनीति होती है ना तो लोगों के हाथों में शक्ति होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपको हजारों लोगों ने आपको चुनकर बनाया जाता है। जैसे कोई एमएलए एमपी हो गया, उसको हजारों लोगों ने चुनकर, हजारों लाखों लोगों ने उसको चुनकर आपके सामने एक जनप्रतिनिधि बनाया। अब वो क्या करेगा, उनके सापेक्ष में वो फैसले लेगा, तो उसके पास शक्ति है भाई इतने लोगों को कंट्रोल करने की। बल और वैधता, वो आपके सामने जो बल क्या होता है भाई, काफी बार आपके सामने क्या है, कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तो एमपी एमएलए उसको जाकर बोलेगा कि भाई करना पड़ेगा, तुम्हारे अधिकार क्षेत्र का काम है ना। और जो भी तुम काम कर रहे हो वो सही से करना किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के मूलभूत अधिकार हैं। ये राजनीति शक्ति बल और वैधता, ये 4 चीजें होनी चाहिए तभी कोई राजनीतिक व्यवस्था है अच्छे से चल सकती है। प्रमुख अवधारणाओं की व्याख्या, प्रमुख अवधारणा की क्या व्याख्या है, पहले होती है राजनीति। राजनीति उस संस्थागत ढांचे इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को कहते हैं जिसके माध्यम से किसी समाज में निर्णय लिए जाते हैं। राजनीति क्या होती है भाई, राजनीति उस संस्थागत ढांचा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को कहा जाता है जिसके माध्यम से समाज में कोई भी निर्णय लिया जाता है। राजनीति क्या होती है, एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है, पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा होता है जिसके माध्यम में क्या है, जिसके माध्यम से क्या होता है, समाज में जो लोग है ना वो निर्णय लेते हैं। क्या करते हैं, जिसके माध्यम से जो समाज के लोग हैं वो कोई भी चीज का जो निर्णय लेना होता है वो निर्णय लेते हैं। जहां पे संसाधनों का आवंटन होता है और संघर्षों का समाधान भी किया जाता है। जो अलग अलग प्रकार के जो संसाधन होते हैं ना उनको उनका आवंटन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, उनका आपके सामने बंटवारा देखने को मिलता है और संघर्षों का समाधान किया जाता है और समाज को सुव्यवस्थित रखने की प्रक्रिया। मैं देखो सीधी सीधी बात बता देता हूं, सरपंच का उदाहरण ले लेते हैं, है ना। एक यहाँ पर पूरी की पूरी पंचायती राज व्यवस्था में एक ग्राम पंचायत क्या होती है, एक इंस्टीट्यूशन होती है। क्या होती है, एक संस्था होती है। उस संस्था का मुखिया किसको बनाया जाता है भाई, सरपंच को। अब सरपंच पूरी की पूरी पंचायत समिति से एक चुनकर एक व्यक्ति को चुना जाता है। वो क्या करता है, जो सरकार के द्वारा या उस ग्राम पंचायत की विकास के लिए जो पैसा आता है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में जो फैसले लेने होते हैं ना
है ना, उन जो संसाधन आते हैं उसके पास, जैसे सड़क का निर्माण करना हो गया, ट्यूबवेल का निर्माण करना हो गया, इन सब चीजों का क्या करता है, वही संसाधनों को आवंटन करता है, कर दिया। और अगर गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसका भी समाधान कौन करेगा, सरपंच साहब करेंगे। समझ में आ गया। तो यही है, ये एक प्रकार के राजनीतिक ढांचा होता है जिसमें समाज के अलग अलग प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं और कोई संसाधन होते हैं, उन संसाधनों का आवंटन भी किया जाता है। ये समाज को सुव्यवस्थित रखने की एक प्रक्रिया है। ये क्या होता है, जो राजनीति होती है ना, इसमें समाज को कंट्रोल करके एक जगह एकजुट रखने की एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है। अगले वाला पॉइंट है शक्ति। शक्ति क्या होती है? प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति किसी व्यक्ति या समूह की वो क्षमता होती है जिसके द्वारा वह दूसरों के विरोध के बावजूद अपनी इच्छा उस पर थोप सकता है। मैक्स वेबर ने क्या कहा, शक्ति क्या होती है? शक्ति किसी व्यक्ति या समूह की वो क्षमता होती है, क्या तो कोई व्यक्ति के पास होगी या कोई समूह के पास वो शक्ति होती है जिसके द्वारा अगर कोई व्यक्ति उसका विरोध करे तो भी वो उससे काम करवा सके। मैं आपको बताऊं शक्ति क्या, मान लो आप एमएलए एमपी बन गए और आपका कोई अधिकारी है भाई, आपके गांव वाले, आपके जो क्षेत्र में कोई लोग आए कि भाई साहब हमारे गांव का पटवारी हमारे लिए काम नहीं करता है, वो यहाँ पर टाइम पर आता ही नहीं है। आपने फोन मिलाया, क्यों पटवारी साहब काम करने क्यों नहीं आते हो आप, मैंने सुना आप ड्यूटी पर नहीं आते हो। उसका मन तो नहीं कर रहा है ड्यूटी पे आने का, लेकिन आपने उससे पूछा और उसको कहा कि अगर तुम अगली बार मैं आया आपकी निरीक्षण करने आऊंगा, अगर आप मेरे को नहीं मिलोगे तो मैं आपको सस्पेंड भी करवा दूंगा, है ना, मैं आपसे उच्च अधिकारी को लेकर आऊंगा और आपको सस्पेंड भी करवा सकता हूं। उसका मन तो नहीं था आने का, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको आपके सामने उसको मजबूर कर दिया, उसको उसके अधिकार क्षेत्र पे आके। ये क्या है, इसी को शक्ति। उसका मन नहीं था, उसके बाद भी आपने उस पर अपनी इच्छा को थोपा, इसी को शक्ति के नाम से जाना जाता है। शक्ति आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हो सकती है। शक्ति किससे आती है? क्या तो आपके पास इतना पैसा हो कि आप दूसरे वाले लोगों को इन्फ्लुएंस कर सको, पैसे की पावर सबको पता है, राजनीति की पावर भी पता है, या आपके पास समाज में इतना रुतबा हो, है ना, कि आप क्या कर सकते हो, दूसरे लोगों के हक के फैसले ले सको। तो ये तीन हिसाब से शक्तियां काम करती हैं, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रूप में। बल या प्रताड़ना। बल शक्ति का वो रूप है जो शारीरिक हिंसा, डर या दंड के उपयोग करके दूसरों को आज्ञा बनाने पर क्या किया जाता है, मजबूर किया जाता है। बल क्या होती है? शारीरिक हिंसा। जैसे कोई अपराधी है, बहुत दिन हो गए उसको प्यार से समझा दिया लेकिन नहीं समझा, बार बार अपराध कर रहा है, पुलिस थाने वाले लेकर चले गए, उसके 2 डंडे लगाए, एक रात रखा पूरे दिन और अच्छे से समझाइश करी उसकी, है ना, और फिर क्या हो गया, उसको समझ में आ गया कि भाई अगली बार अगर दंड किया ना तो उसको क्या किया जा सकता है, उसको फिर से दंडित किया जा सकता है, या फिर उसको सजा दे दी, 5 साल जेल में रहना, 10 साल जेल में रहना, जिससे क्या हो गया, उसको फिर से आपके सामने जो आज्ञा मानने के लिए मजबूर हो गया। क्या हो गया, वो दूसरों की आज्ञा मानने के लिए फिर मजबूर हो गया। क्यों? क्योंकि उसे पता है फिर से उसने गलती की थी तो फिर से उसको दंड मिलेगा। जब शक्ति का प्रयोग हिंसक या दंडात्मक तरीके से किया जाता है तो उसे बल किया जाता है, बल कहा जाता है। मतलब आपके सामने जब शक्ति होती है ना, उसका प्रयोग जब हिंसात्मक तरीके से करते हो, जैसे कभी कभी पुलिस लाठीचार्ज कर देती है तो उसी को किसके नाम से जाना जाता है, बल प्रयोग। पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया, कभी लाठीचार्ज से ज्यादा बल प्रयोग का शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब शक्ति को जब शारीरिक हिंसा का रूप दे दिया जाता है दूसरों की आज्ञा मनाने के लिए, उसको क्या कहा जाता है, आपके सामने बल या प्रताड़ना के नाम से जाना जाता है। वैधता। वैधता का अर्थ होता है सत्ता का नैतिक अधिकार। मतलब वैधता क्या होता है, जो आपके हाथों में सत्ता है उसकी वास्तविक शक्ति सही लोगों के हाथों में है या नहीं है, उसी को वैधता के नाम से जाना जाता है। जब समाज के लोग ये जानते हैं कि किसी व्यक्ति या सरकार के पास उन पर शासन करने का सही व उचित अधिकार है तो उस शक्ति को वैधता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, वैधता के नाम से जाना जाता है। वैधता का अर्थ यही होता है सत्ता का नैतिक अधिकार। किसके नाम से जाना जाता है, सत्ता का नैतिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। जब लोग ये मानने लग जाते हैं कि कोई व्यक्ति या सरकार के पास उन पर शासन करने का सही व उचित अधिकार है। मतलब सरपंच साहब है, 5 साल इन्होंने काम किया, बहुत बढ़िया से काम किया, सबका विकास करवाया भाई, गांव में अच्छी सड़क बना दी, अच्छी नालियां बना दी, ट्यूबवेल लगवा दिए, पानी की टंकी का निर्माण करवा दिया, है ना, जो स्ट्रीट लाइट लगा दी, बढ़िया काम किया, है ना। तो आपको क्या लगा कि इस व्यक्ति को फिर से चुनना चाहिए, है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है, सत्ता का नैतिक अधिकार। मतलब समाज के लोग जब ये मानने लग जाए कि जो व्यक्ति हम पर शासन कर रहा है वो सही तरीके से कर रहा है, उसको वैधता के नाम से जाना जाता है ना। और दूसरी बात क्या है भाई, एक व्यक्ति है
है ना, उसको क्या है, चुनावी वो अच्छा काम नहीं किया, लेकिन उसने चुनाव में धांधली करके वो जीत गया, तो वो क्या होगी, वो वैधता नहीं होती है, वहां पर वैधता नहीं, जनता की चाहत नहीं थी उसको चुनना, लेकिन वो छल कपट से जीत गया, वो राजनीति में वैधता नहीं मानी जाती है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। आप जनता की पसंद भी हो और जनता को ये मानने लगे कि भैया आप वो सबसे बेस्ट व्यक्ति हो जो आप उनकी सरकार को चला सकते हो, उसको वैधता के नाम से जाना जाता है। सत्ता, जब शक्ति के साथ वैधता जुड़ जाती है तो सत्ता बन जाती है, जब शक्ति के साथ वैधता जुड़ती है तो क्या आता है, सत्ता आ जाती है। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था केवल बल के दम तक लंबे समय तक नहीं टिक सकती, एक स्थिर व शांतिपूर्ण समाज के लिए आवश्यक है। मतलब कोई भी राजनीतिक व्यवस्था ना उस बल के आधार पर नहीं टिक सकती, उसमें वैधता मतलब जनता की ख्वाहिश होना भी जरूरी है, जनता की उसमें आपके सामने जो मंजूरी है वो भी जरूरी होती है। राजनेताओं की शक्ति जनता की वैधता से प्राप्त होती है, और जो राजनेता होती है उनको शक्तियां कहां से मिलती है, जो जनता है जो उन्हें वैधता लेजिटिमेट करती है उनसे उनको शक्ति मिलती है। चलिए भाई, अगले वाला पॉइंट है राज्य विहीन और राज्य समाजों में सामाजिक नियंत्रण के साधन का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। क्या करना है, राज्य विहीन और जो समाज पर नियंत्रण करने के जो साधन होते हैं उसको तुलनात्मक अध्ययन करेंगे भाई। पहला पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण। सोशल कंट्रोल वे साधनों और तरीके होते हैं जिनके द्वारा कोई समाज अपने सदस्यों को सामाजिक नियम और मानदंडों को पालन करने के लिए प्रेरित या बाध्य करता है। सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, समाज में रहने का जो तरीका होता है, समाज में रहने सहने का जो तरीका होता है उसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने सामाजिक नियंत्रण, सोशल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। जैसे कि समाज में भाई सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, समाज के जो नियम बनाए गए हैं रहने सहने के, खाने पीने के, कपड़े पहनने के, बोल चाल के, सामाजिक जीवन जीने के, उसी हिसाब से जीवन जीना चाहिए, उसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक नियंत्रण। समझ में आ गया, वो साधन जो समाज के अन्य सदस्यों पर लागू होते हैं, सामाजिक नियम जो क्या है अच्छा सा जीवन जीने पे उनको प्रेरित। राजनीति में जो संगठन होते हैं उसके आधार पर समाज को दो भागों में बांटा जाता है। क्या होता है, राजनीति में जो अलग अलग प्रकार के संगठन होते हैं उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, समाज को दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, समाज को दो अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है राज्य विहीन, स्टेटलेस, और राज्य समाज। दोनों में नियंत्रण के साधन भिन्न होते हैं। मतलब एक तो राज्य विहीन समाज होता है, एक राज्य का समाज होता है। दोनों में क्या अंतर होता है, विस्तार से पढ़ेंगे। राज्य विहीन समाज वे सरल आदिम व जनजातीय समाज जहां पर बैंड व कबीले होते हैं। क्या होते हैं, वे सरल आम और आदिम और जनजातीय समाज जहां पर आपके सामने जो बड़े बड़े कबीले देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, जहां पर कबीलों का राज होता है। यहाँ पर कोई केंद्रीय सरकार, पुलिस व औपचारिक न्यायालय नहीं होता है। जहां पर कबीले रहते हैं, जनजाति रहते हैं, है ना, वहां पर क्या है, कोई भी ना तो न्यायालय होता है, ना कोई पुलिस का अधिकार होता है, ना ही कोई आपके सामने कोई केंद्रीय सरकार होती है। वहां कोई सरपंच साहब नहीं होते हैं, वहां कोई एमएलए एमपी नहीं होते हैं, वहां कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है। समझ में आ गया, इन जनजातीय व्यवस्थाओं में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता है। नियंत्रण के साधन अनौपचारिक, इनफॉर्मल। सामाजिक दबाव, इन समाज के लोगों को एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। यहाँ पे समाज में कैसा नियंत्रण होता है, समाज के जो लोग होते हैं ना वो एक दूसरे से, इतने लोग होते हैं, 100-150 लोग होंगे, 200 होंगे, ज्यादा से ज्यादा बड़ा कबीला होता है 1000 लोग होंगे, सभी लोग 1000 लोगों को भी आप आराम से एक दूसरे को आराम से जान सकते हो। क्यों, एक दूसरे को हमसे भाई आपस में काम पड़ता रहता है। बाकी कर आजकल तो कबीले 200-300 से ज्यादा बड़े होते नहीं है। इसीलिए आपसी गपशप, ताने मारना, आलोचना और समाज के बहिष्कार के सबसे बड़ा डर नियंत्रणकारी बल होता है। मतलब आप वो समाज में कौन, समाज में बेइज्जती का डर, वो सबसे बड़ा डर होता है। आपस में बातचीत करते हैं, किसी व्यक्ति को समझाना तो बातचीत के माध्यम से समझा दिया, कोई भी व्यक्ति उस पर ताने मार दिए, है ना, साथ के साथ आलोचना कर दी, और अगर कोई व्यक्ति और बड़ा अपराध कर दिया तो उसको समाज से बहिष्कार कर दिया। तो इस प्रकार की जब चीजें की जाती हैं तो इससे सबसे ज्यादा व्यक्ति पर नियंत्रण होता है। नातेदारी और परंपराएं, परिवार के बुजुर्ग, मुखिया रीति रिवाज और परंपराओं के माध्यम से विवादों को सुलझाते थे। कैसे सुलझाते थे, परिवार के जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो आपके सामने जो अपने छोटे लोग होते थे उनको चीजों को समझाते थे। मुखिया, समाज के मुखिया समझाते थे, या समाज में जो अलग अलग प्रकार की जो रीति रिवाज और परंपराएं चली आ रही हैं उसके माध्यम से क्या होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के जो विवाद है उनको सुलझाया जाता था। समाज के लोग आपस में मिलकर, कोई अगर बड़ी बात हो गई, मुकदमा हो गया, अगर कोई भी चीज की जरूरत हो गई, उसको आपस में मिलकर सुलझाने का प्रयास किया करते थे। अलौकिक शक्तियां,
जादू टोना, भूत प्रेत के डर या ईश्वरीय दंड भी वह लोगों को अपराध से रोकता था। भाई आपके सामने ऐसे अपने यहाँ पर कहा जाता है कि भाई अगर कोई देखे ना देखे पर ईश्वर जरूर देखता है, चोरी नहीं करनी चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। तो यही है, लोगों को जो जादू टोने का डर हो गया, भूत प्रेत का डर हो गया, या ईश्वर का जो डर होता है, वो आपके सामने इन प्रकार के इन व्यक्तियों को अपराध करने से रोकता है। ईश्वर वगैरह में भी इन लोगों का ज्यादातर, या प्रकृति की शक्तियों में इन लोगों को काफी विश्वास होता है। राज्य सरकार, स्टेट सोसाइटीज, ये आधुनिक और जटिल समाज होते हैं। यहाँ पर एक स्पष्ट केंद्रीय सरकार सत्ता या निश्चित सीमाओं वाली एक विशाल जनसंख्या होती है। क्या होती है यहाँ पर? आधुनिक व जटिल समाज होता है। क्या होता है? यहाँ का जो राज्य समाज, ये यहाँ का जो राज्य समाज होता है, ये आधुनिक और जटिल समाज होता है। कैसा समाज होता है? आज का जो आधुनिक समाज है वो देखने को मिलता है, और जटिल समाज देखने को मिलता है। यहाँ पर एक स्पष्ट केंद्रीय सत्ता, सरकार, निश्चित सीमाओं वाली विशाल जनसंख्या होती है। यहाँ पर क्या होती है? एक केंद्रीय मुख्य सत्ता होती है, उनकी एक फिक्स सीमा होती है, और एक बहुत बड़ी विशाल जनसंख्या देखने को मिलती है। जैसे आप जहां पर रहते हो तो अपन क्या है? राज्य सरकार में रहते हैं, समझे? राज्य समाज में, राज्य सरकार नहीं, राज्य समाज में, मतलब बड़े बड़े देशों में पढ़े लिखे लोगों को आप इनमें गिन सकते हो। यहाँ पे नियंत्रण के साधन क्या है? लिखित कानून। यह परंपराओं की जगह संविधान और लिखित कानून ने ले ली है। यहाँ पर अब धीरे धीरे लोग क्या पढ़े लिखे होने लगे हैं, सामाजिक लोग ज्यादा हो गए हैं, है ना? पैसे की कमाई पर ज्यादा लोगों का जोर है, आधुनिकता पर, विज्ञान से, तकनीक से लोगों का ज्यादा जुड़ाव है। तो यहाँ पर अब लोगों ने जो धार्मिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनसे ज्यादा लोगों ने जो लिखे गए नियम कायदों पर ज्यादा विश्वास होता है। तो यहाँ पर परंपराएं कम काम करती है, संविधान ज्यादा काम करता है। अपने यहाँ पर संविधान के अनुसार ही तो चीजें चलती हैं, और लिखित कानून ज्यादा काम करती हैं, जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होती है। क्या होती है? जितने भी जो नागरिक होते हैं, इन पर ये सारे नियम कायदे क्या होते हैं? समान रूप से लागू होते हैं, जो लिखित कानून होते हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियां, पुलिस, अदालतें और जेल प्रणालियां स्थापित की गई, जो नियमों को तोड़ने वाले लोगों को सजा देती है। क्या हो गई? अलग अलग प्रकार की पुलिस प्रणाली हो गई, अदालतें हो गई, और जो जेल प्रणाली है वो आपके सामने लागू की गई है। पुलिस व्यवस्था, अदालत और जेल प्रणाली को लागू किया गया, जो क्या करती है? अगर कोई भी प्रकार का व्यक्ति अगर दंड को तोड़ता है, अगर कोई भी गलती करता है, तो उसको दंड किया जा सकता है ना? नियमों को तोड़ता है, जैसे कोई चोरी कर रहा है ना, अपराध कर रहा है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो अगर इस प्रकार के अपराध करता है, तो उसमें जो संविधान या नियमावली में जो चीजें लिखी गई हैं, उसी के आधार पर उनको क्या कर दी जाती है? भाई दंडित कर दिया जाता है, या उनको सजा दे दी जाती है। बल का एकाधिकार, राज्य के पास शारीरिक बल, सेना और पुलिस का उपयोग करने का वैध एकाधिकार होता है। क्या होता है? ये जो आपके सामने समाज होते हैं, इनमें जो सरकार होती है, इनके पास क्या है? जो जनता होती है, उस पर बल का प्रयोग करने का भी अधिकार होता है। किसका प्रयोग का अधिकार होता है? बल के प्रयोग करने का अधिकार होता है। वो सेना का प्रयोग कर सकते हैं, पुलिस का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब चीजों का उनके पास जो प्रयोग करने का क्या होता है? एक वैध अधिकार होता है। क्या होता है भाई? वैध अधिकार उनको मिलता है। राज्यविहीन समाजों में सामाजिक नियंत्रण मुख्य रूप से नैतिकता, धर्म व जनमत पर अधिकार आधारित होता है। क्या होता है? जो राज्यविहीन समाज होते हैं, जो राज्य पर निर्भर समाज नहीं होते हैं, इन पे समाज को नियंत्रण करने के लिए नैतिकता, धर्म व जनमत अधिकार होता है। मतलब जहां पर आपके सामने सरकार वगैरह नहीं देखने को मिलती है कबीलों में, वहां पर क्या पौराणिक परंपराएं, धर्म, समाज के लोग आपस में एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। बल्कि जो आज के समाज है, जो आधुनिक समाज है, यहाँ पर कानूनी बाध्यता और दंडात्मक संस्थान भी काम करते हैं। चलिए भाई अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। धर्म का मानव शास्त्रीय अध्ययन कीजिए तथा सरल व जटिल समाजों में धर्म की भूमिका को बताइए। तो धर्म का मानव शास्त्रीय अध्ययन कैसे होता है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सरल व जटिल समाज में आपके सामने धर्म की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे भाई? कर दो चैनल को सब्सक्राइब। अपने को जो 30,000 सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। ये अगला टारगेट है, करो भाई चैनल को सब्सक्राइब। चलिए, मानव शास्त्र में धर्म का अध्ययन यह जानने के लिए नहीं किया जाता है कि कौन सा धर्म सच्चा है, बल्कि समझने के लिए किया जाता है धर्म एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में समाज व जीवन को कैसे प्रभावित करता है। मानव शास्त्र मैंने बार बार बताया है कि मनुष्य के बारे में अध्ययन करता है। यहाँ पर धर्म को धर्म को जो मानव शास्त्र में जब अपन धर्म को पढ़ते हैं ना, तो उसका लक्ष्य यह नहीं है कि कौन सा धर्म सही है, कौन सा गलत है, कौन सा बढ़िया है, इनके बारे में अपन अध्ययन नहीं करते हैं। मानव शास्त्र में जब धर्म का अध्ययन किया जाता है
तो इस चीज पर जोर दिया जाता है, किस चीज पर, कि समाज है, कि जो कोई भी धर्म है क्या वो सामाजिक संस्थाओं को और सामाजिक जो सांस्कृतिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको क्या वो सही से चला पाता है, नहीं चला पाता है, या फिर समाज को कैसे प्रभावित करता है, किसको करता है, समाज को कैसे प्रभावित करता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो इन सब चीजों को आपके सामने समझाने पर ज्यादा मदद करता है। धर्म अलौकिक शक्तियों, स्पिरिचुअल पावर में विश्वास से जुड़ी प्रथाओं का एक तंत्र होता है। धर्म क्या करता है, अनेकों प्रकार की जो अलौकिक शक्तियां होती हैं, जो ईश्वर से जुड़ी हुई शक्तियां होती हैं, उनसे संबंधित क्या करता है, विश्वास पर मदद करता है। सुपरफिशियल सुपरनेचुरल पावर में विश्वास और उनसे जुड़ी हुई प्रथाओं पर विश्वास करता है। मतलब अलौकिक शक्तियां क्या होती हैं, आपसे पूछे भाई भगवान ने आपको कभी देखा, नहीं देखा, आपके आसपास रहते हैं, नहीं रहते, लेकिन अपना सबका विश्वास है, बिल्कुल है। तो ऐसी शक्तियां जो इस लोक पे नहीं है लेकिन उनको अलौकिक शक्तियों के नाम से जाना जाता है, और उन सब चीजों पर आपका विश्वास होता है, वही अलौकिक शक्तियां होती हैं। सरल समाजों में धर्म की भूमिका, जो सरल समाज होते हैं उनमें धर्म की क्या भूमिका होती है। सरल या आदिम समाजों में धर्म दैनिक रूप से दैनिक जीवन में गहराई से जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है, जो सरल और आदिम समाज होते हैं, जो सरल और आदिम समाज होते हैं, वहां जो धर्म होता है ना, वो लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ा होता रहता है, प्रत्येक दिन से। मतलब लोगों का जो प्रत्येक दिन का जो जीवन होता है उससे आपके सामने क्या है, जो धर्म है वो जुड़ा हुआ रहता है, लोगों के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ रहता है। प्रकृति की पूजा, यहां जीवंतवाद, एनिमिज्म, हर वस्तु में आत्मा का वास, प्रेतवाद, एनिमिथ्म और एक अदृश्य शक्ति का प्रचलन होता है। मतलब यहां लोग आपके सामने क्या करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं भाई, प्रकृति की पूजा में ज्यादातर लोगों का विश्वास होता है। प्रेतवाद, आपके सामने एक अदृश्य शक्ति, कि भाई लोगों का ऐसा होता है कि भाई ऐसी कोई इस दुनिया में एक शक्ति मौजूद है जो हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। क्या करती है, कैसे ना कैसे हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। वे सूर्य, वर्षा, पेड़ों की पूजा करते हैं। क्या करते हैं, सूरज की पूजा करेंगे, वर्षा होगी उसकी पूजा करेंगे, पेड़ वगैरह की पूजा करते हैं। बचाव और उत्तरजीविता, सरल समाजों में विज्ञान का भाव होता है। जो सरल समाज होते हैं उनमें विज्ञान इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलता है, इसीलिए वे बीमारी, प्राकृतिक आपदाओं या खराब फसल से बचने के लिए जादू टोने पर विश्वास करते हैं। भाई जो कबीले हो गए, जनजातीय जीवन हो गया, वहां के लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं, उनके पास इतनी वैज्ञानिक तकनीक नहीं होती है। उनके हिसाब से अगर बाढ़ आ गई किसी साल तो प्रकृति ने रूठ गई उनसे। समझ में आ गया आपके सामने, वो कोई भौगोलिक प्रक्रिया को नहीं जानते, वो मौसम विज्ञान को नहीं जानते हैं। उनके हिसाब से उनके हिसाब से बारिश कम ज्यादा होना कोई अल नीनो ना नीनो का प्रभाव नहीं है। उनके हिसाब से तो प्रकृति उनसे रूठ गई है, कोई अलौकिक शक्ति उनसे नाराज हो गई। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, कोई जादू टोने का, है ना, टोटकों का, या आपके सामने जो उनके जो जैसे भी उनके जो धार्मिक परंपराएं हैं उन सब चीजों को वो मानते हैं। सामाजिक एकजुटता, धार्मिक अनुष्ठान या सामूहिक नृत्य पूरे कबीले को एक साथ बांध कर रखता है। ये समाज कैसे रहते हैं, इनके द्वारा फिर आपके सामने क्या है, अलग अलग प्रकार के कोई धार्मिक अनुष्ठान हो गए, कोई परंपराएं हो गई, कोई त्योहार हो गया आपके सामने, या कोई आपके सामने कोई नृत्य किया जा रहा है, उनके द्वारा कोई नृत्य किया जा रहा है। ये सब चीजें क्या करती है, जो उनका पूरा कबीला होता है, क्या होता है, पूरा का पूरा जो उनका कबीला होता है उस कबीले को वो एकजुट करने का काम करते हैं। समझ में आ गया। चलिए, जटिल समाजों में धर्म की क्या भूमिका रहती है। जटिल और आधुनिक समाजों में धर्म को एक अलग व औपचारिक संस्था के रूप में लिया जाता है। क्या किया जाता है, जटिल व आधुनिक समाज होता है ना, या धर्म को एक औपचारिक व संस्थागत व्यवस्था के रूप में माना जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। कैसे, हिंदू धर्म हो गया, इस्लाम धर्म हो गया और ईसाई धर्म हो गया। नैतिक मार्गदर्शन, यहाँ धर्म बड़े और अजनबी समाज में लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने और नैतिक सहायता का प्रदान करता है। भाई क्या होता है, जो अपने आजकल के जो पढ़े लिखे समाज हो गए ना, उनकी बात हो रही है। यहाँ पर समाज कैसे काम करता है, जो लोगों का जो व्यवहार होता है, जो अजनबी समाज होते हैं, मतलब ऐसे लोग जो आपके सामने क्या है, जिनका व्यवहार एकदम बिगड़ गया है, तो उनको भाई कोई इंसान समझ में आ गया कि भाई चोरी नहीं करनी चाहिए, ये सभी लोगों का नैतिक व्यवहार है। आपके साथ किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, है ना, लूट खसोट नहीं करनी चाहिए, है ना। तो इससे क्या होता है, लोगों का ऐसे क्या जाता है, भाई कोई नहीं देखता, ईश्वर देखता है, तो सब लोग नियंत्रित रहते हैं, लोगों का व्यवहार है ना वो कंट्रोल रहता है। वरना मनुष्य में और इंसान में क्या फर्क रह जाएगा, उस फर्क को दूर करने के लिए, नैतिकतापूर्ण जीवन जीने के लिए धर्म वो मदद करता है। विशिष्ट संस्थाएं, यहां धर्म का अभ्यास
विशेष इमारतों, मंदिरों, चर्च व मस्जिदों में होता है। धर्म का अभ्यास कहाँ देखोगे? अलग अलग प्रकार की, विशेष प्रकार की जो इमारतें होंगी वहां पर, मंदिर हो गए, चर्च व मस्जिदों में होता है। धर्म है वो आपके सामने यहाँ पर एक संस्थागत व्यवस्था में होता है। कोई मंदिर बना दिया, वहां पर लोग अपनी पूजा करने जाए, कोई चर्च में जाए, कोई मस्जिद में जाता है। यहाँ पे इन सब चीज को लेकर भी एक विशेषज्ञ व्यक्ति होता है। क्या होता है? इन सब चीजों से जुड़ा हुआ भी कोई व्यक्ति हो, कोई पुजारी हो गया, कोई मौलवी हो गया, कोई पादरी हो गया। हर धर्म के हिसाब से लोग देखने को मिलते हैं। धर्मनिरपेक्षता, जटिल समाजों में धर्म अक्सर राजनीतिक व अर्थव्यवस्था से अलग हो जाता है। जटिल समाज होते हैं ना, आजकल के जो समाज है, यहाँ पे धर्म राजनीति और अर्थव्यवस्था से आपके सामने अलग है। राजनीति से भी अलग है और अर्थव्यवस्था से भी अलग है। यहाँ व्यक्ति एक निजी मामला बन जाता है। धर्म का राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है, धर्म का अर्थव्यवस्था से कोई मतलब नहीं। हर लोग अपना अपना आपके हिसाब से अपना जीवन है, हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअल चॉइस होती है, वो किसी भी धर्म को मान सकता है। मानव शास्त्रीय दृष्टि से धर्म चाहे सरल समाज का हो, जटिल समाज का, क्या हो? धर्म चाहे आपके सामने कोई सरल समाज का हो, चाहे जटिल समाज का, वो मनुष्य को अज्ञात भय से कम करने और समाज की व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक व सामाजिक उपकरण होता है। सीधी सीधी बात है, धर्म का प्रयोग किसके लिए होता है? समाज को नियंत्रण करने के लिए। तो ये था इकोनॉमिक, पॉलिटी एंड रिलीजन एंथ्रोपोलॉजी का जो पेपर होता है आपका, उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पर्सन थे, मैंने आपको उसका रिवीजन करा दिया। कैसा लगा वीडियो? जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।